ये जो एरिया है, इस एरिया में भी आर्य बसे हुए थे। तो आप देख रहे हो कि ये एरिया, ये और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। नक्शे में हमने काफी कुछ समझ लिया, अब थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी देखने वाले हैं इसकी। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैट इज स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वैदिक युग के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में आगे बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिखा होगा राज शासन, ठीक है। आज अपन वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जो राज शासन रहा, राजा क्या कार्य करता था, वहाँ की जो शासन व्यवस्था कैसी थी, वो सारी की सारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका ध्यान पीछे होना चाहिए। राज शासन में सबसे पहले अपन जानेंगे आर्यजन। आर्य जो थे वो जहां पर निवास करते थे उस एरिया को क्या कहते हैं, जन। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि महाजनपद बनेंगे। तो आर्यों के टाइम क्या था, जन, ठीक है। तो सबसे पहले इसी में हमने पॉइंट बनाया है कि आर्यजन का विस्तार, कि आखिरकार में जो आर्यजन का जो क्षेत्र था उसका विस्तार कहां तक था भारत में। तो देखो यहाँ पर नक्शे के आधार पर भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नक्शे के आधार पर ही समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। थ्योरी तो अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा पश्चिम में, यानी ये क्षेत्र इसका पश्चिमी हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम में आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है पूर्वी अफगानिस्तान, क्योंकि आर्यों के समय भारत कहाँ तक फैला हुआ था, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ तक का एरिया है ना जो भारत में ही आता था, जिसे अखंड भारत बोलते हैं। लेकिन कभी अखंड भारत बन ही नहीं सका क्योंकि टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े थे भारत के उस टाइम, ठीक है। तो पश्चिम में यानी आर्यजन का जो पश्चिमी एरिया था वो कहाँ तक फैला था, पूर्वी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आप देख रहे हो पूर्वी अफगानिस्तान यहाँ तक फैला हुआ था। और फिर आप पूर्व में जाते हो तो ये आप यमुना नदी देख रहे हो। ये यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, उत्तराखंड से, ठीक है। ये यहाँ से जाकर किस में मिल जाती है, ये गंगा नदी है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ये क्या है, गंगा नदी है। आगे जाकर जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी और ये यमुना है वो इसमें मिल जाती है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो यमुना का क्षेत्र, यहाँ पर भी आर्य बसे हुए थे, ठीक है। उत्तर में आप देखते हो, उत्तर में जम्मू कश्मीर तो है ही, जम्मू कश्मीर से लेकर आप ये हिमालय का पूरा क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पर भी ये आर्यजन बसे हुए थे, ठीक है। अब दक्षिण में आप जाओगे तो दक्षिण के क्षेत्र में आप राजस्थान को देख लो, लगभग राजस्थान में बसे हुए थे। जैसे आप देखते हो उत्तरी राजस्थान एक तो, और एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये लगभग ये जो एरिया है, इस एरिया में भी आर्य बसे हुए थे। तो आप देख रहे हो कि ये एरिया, ये और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ठीक है। नक्शे में हमने काफी कुछ समझ लिया। अब थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी देखने वाले हैं इसकी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आर्यजन का विस्तार पश्चिम में पूर्वी अफगानिस्तान से पूर्व में यमुना नदी तक, हमने पहले ही देखा, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो पूर्वी अफगानिस्तान देख लिया, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में यमुना नदी तक देख लिया। इसके बाद में उत्तर में हमने क्या देखा, कश्मीर, अभी हमने देखा है, से लेकर हिमालय की तलहटी तक। हिमालय की तलहटी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताई दी है, ये हिमालय की तलहटी ये है, ठीक है। ये हिमालय की तलहटी है, ठीक है। तथा दक्षिणी आधुनिक सिंध, राजस्थान के उत्तरी भूभाग, मैंने उत्तरी भूभाग ये बताया था, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भूभाग ये एरिया, ठीक है, तक फैला हुआ है। तो आर्यजन का विस्तार आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं, ये आपको दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह संपूर्ण भूभाग आर्यों के अधीन होते हुए भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं था। यानी ऊपर वाला जो भाग अभी मैंने दिखाया वो किन के अधीन था, आर्यों के अधीन था, लेकिन एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं था कि संपूर्ण जो क्षेत्र है उसका एक राजा हो। यानी टुकड़ों में बटा हुआ था ये आर्यों का जो क्षेत्र था, इसका कोई एक राजा नहीं था। जैसे अब प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश को कंट्रोल करता है,
उस टाइम ऐसा नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था। अब टुकड़ों में बटा होगा, ये आर्यों का जो भूभाग का जो जन था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा होगा, तो अलग अलग उनके नेता होंगे। तो एक राजनीतिक इकाई नहीं थी, अनेक आर्य जाति अनेक जनों में विभाजित थी, यानी अनेक आर्य अनेक जातियों में विभाजित थे। ठीक है, ये इसके पहले आना चाहिए था ना, यानी अनेक जातियों में विभाजित थे। ठीक है, जो आर्य थे वो एक जाति नहीं थी, इनकी बहुत सारी जाति थी, मैं पहले बता चुका हूं। प्रत्येक जन का अलग अलग राजा या नेता होता था, पहले डिस्कस कर लिया है। इस विशाल भूखंड में अनेक छोटे बड़े राज्य भी थे। ये आर्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मैंने बता दिया है। आर्य के बहुत सारे, यानी आर्य जो जन था उसके बहुत सारे टुकड़े थे, एक टुकड़ा नहीं था, बहुत सारे टुकड़े होंगे तो बहुत सारे राजा होंगे, और ये आपस में लड़ते थे। आपस में इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये अपना अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे कि इन सारे भूखंड पे मेरा अधिकार है, दूसरा बोलेगा मेरा अधिकार है। तो इस प्रकार इनके बीच में चलता रहता था। आगे बढ़ता हूं, आगे आप देख पा रहे हो आगे। ठीक है, इसी में आर्य जन में दूसरा पॉइंट बनाया है, जनों की संख्या। आखिरकार में आर्य जनों की संख्या कितनी थी, कुल कितने थे भारत में? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद में क्या दे रखा है, प्राय 20 से 21 जनों का उल्लेख मिलता है। यानी जो ऋग्वेद है उसमें 20 से 21 जनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें से देखो नाम भी दे रखे हैं, भरत, अनुस, मत्स्य, द्रुहु, यदु, पुरु और तुवस। ये तुर्वस है। ठीक है, रह की मात्रा ऊपर, ठीक है, रह की मात्रा है, आदि विशेष प्रसिद्ध थे। तो इन 20 या 21 जनों में ये दे रखा है पूरे के पूरे। ठीक है, नोट, यहाँ पर विशेष बात है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मावर्त में ये भरत जनपद आता था। ठीक है, और ये जो मत्स्य जनपद है इसमें क्या क्या आता था, आधुनिक, यानी इस समय जो जयपुर है, भरतपुर है और अलवर है, ये तीनों के तीनों इससे किस में आते थे, मत्स्य जनपद में आते थे। ठीक है, पंजाब में क्या क्या आता था, अनुस और द्रुहु। ठीक है, अब क्लियर ही हो रहा है। आगे बढ़ता हूं। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। कमेंट भी करना ना भूले। इसके बाद में इसमें तीसरा पॉइंट बनाया गया है आर्यजन में, जनों के बीच संघर्ष का कारण। आखिरकार में ये जो जन थे इनके बीच में संघर्ष क्यों होता था? आर्यों के ये जन सर्वोच्च सत्ता की स्थापना के लिए आपस में लड़ते रहते थे। मैंने अभी पहले बताया आपको कि सर्वोच्च सत्ता, जैसे भाई आप मान लो कि भारत में ये 20 जन है, इनके 20 राजा होंगे। ठीक है, अब इनमें से कौन नहीं चाहेगा कि मैं इन 20 पर अधिकार कर लूं? इसलिए सर्वोच्च सत्ता अपनी अपनी स्थापित करना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि मैं इनको अधिकार कर लूं, मैं इन पर अधिकार कर लूं, इसलिए ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध एक प्रमुख उदाहरण अपन मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो हमने है ना जो कंप्लीट क्या कर लिया, आर्यजन। ठीक है, इसके बाद में हम है ना जो दूसरा पॉइंट ले रहे हैं राज्य शासन में। ठीक है, राजनीतिक संगठन। आखिरकार में यहाँ पर जो प्रशासन होता था वो किस प्रकार चलाया जाता था, किस प्रकार क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं होती थी वो। वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन की मूल इकाई ग्रह यानी अथवा या कुटुंब थी। ठीक है, इनकी जो राजनीतिक इकाई रही वो ग्रह या कुटुंब, कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। ठीक है, आर्यों का कौटुंबिक जीवन सुसंगठित था, यानी बिखरा हुआ नहीं था, सुसंगठित था, बढ़िया था। ठीक है, ये कौटुंबिक जो है ना कुटुंब शब्द से निकला है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। कुटुंब का बड़ा बूढ़ा गृहपति कहलाता था, यानी ये जो कुटुंब था उसका सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता तो उसको गृहपति कहते हैं, इस शब्द से मान लो गृहपति। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विशेष ध्यान दे लेना, बिल्कुल इजी तरीके से मैं समझाऊं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, देखो पहला हमने देखा कि सबसे छोटी इकाई जो होती थी नहीं वो गृह या कुटुंब होती थी। ठीक है, अब इनका जो मुखिया होता था, अधिकारी होता था, वो क्या कहलाता था, गृहपति। यहां तक हमने क्लियर कर लिया ऊपर। ठीक है, इसके बहुत सारे कुटुंब को मिलाकर क्या बनता था, ग्राम बनता था। ठीक है, यानी कुटुंब से सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, ग्राम हो गई। बहुत सारे
कुटुंब को मिलाकर ग्राम बनता था। इनका जो अधिकारी होता था इसी के नाम पर ग्रामीण ही पड़ जाता था। ठीक है, इसके बाद में है ना, जो ग्राम से बड़ा क्या होता था, ग्राम से बड़ा क्या होता था, विश्व होता था। यानी बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था और इसका जो मुख्य अधिकारी होता था वो विश्वपति कहलाता था इसी के नाम पे। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही चीज लिख दी, इसका मुख्य क्या क्या कहलाता था, विश्वपति। इसके बाद में है ना, जो बहुत सारे विश्व को मिलाकर जन बनता था और जन का जो अधिकारी होता था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि जन का जो अधिकारी होता था वो गोप कहलाता था, या उसको रक्षक कह दो या फिर राजा कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो गोप, रक्षक, राजा। ठीक है, ये फिर इसके बाद में एक चीज और देख लो यहाँ पर कि जनों को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता था। ठीक है, तो गोप इंपॉर्टेंट है, गोप का ये जो जन है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ता हूं। शासन पद्धति, आखिरकार में इनकी शासन पद्धति क्या रही है आर्यों की, वो देखने वाले हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक काल की, यानी हमने कालों को दो भागों में बांटा था, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा था, दो भागों में। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो इस काल में शासन व्यवस्था साधारणतया राजतांत्रिक थी। राजतांत्रिक क्या होती है, जिसमें राजा का शासन होता है, राजा प्रमुख होता है, प्रधान होता है। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में राजन या राजन्य शब्द, ये दो शब्दों का उल्लेख मिलता है, राजन या राजन्य। ठीक है, शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है, ये ध्यान में रखना। किस आधार पर ये शासन व्यवस्था बताई जा रही है, इसका प्रमुख आधार ये दो शब्द मिलते हैं, राजन या राजन्य। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, और ये दोनों, इनका अर्थ क्या होता है, राजा। इनका अर्थ क्या होगा, राजा। ठीक है, यहां राजा का वंशानुगत प्रणाली के आधार पर चुनाव किया जाता था। ठीक है, यानी किस प्रणाली के द्वारा राजा को चुना जाता था, वंशानुगत प्रणाली। वंशानुगत प्रणाली क्या होती है, यानी राजा का पुत्र राजा बनेगा, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसी प्रणाली। ठीक है, आगे बताया गया है, देखो, राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या भाई का पुत्र शासक बन जाता था, परंतु राज्याभिषेक के पहले जनता की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। यानी राजा का ज्येष्ठ पुत्र बनेगा या तो शासक, या फिर उसका भाई के जो पुत्र होते थे उनको बना दिया जाता था। लेकिन जो राज्याभिषेक जब गद्दी पर बैठता था तो जनता की स्वीकृति लेना आवश्यक था। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मनमानी करोगे, ऐसा नहीं है, जनता की स्वीकृति लेना अनिवार्य था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। उत्तर वैदिक काल में, अबे उत्तर वैदिक काल यानी उसके बाद का काल, ऋग्वेदिक काल के बाद जो काल आया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस काल में राजतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। यह राजतांत्रिक व्यवस्था ऋग्वेदिक काल में इतनी सुदृढ़ नहीं थी। दोनों का कंपैरिजन करोगे तो उत्तर वैदिक काल में राजतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, राजा को बहुत सारे पावर्स दे दिए गए। वैदिक काल में जहां राजा अपना जो जन होता था, अपना जो कबीला होता था, उसकी रक्षा करता था, लेकिन इस काल में क्या हुआ कि व्यवस्थाएं बदली। इस काल में राजा है ना, जो कबीले का ही रक्षक नहीं है, अब उसके पास में बहुत सारी पावर आ गई है, उसको बहुत सारी यानी अधिकार दे दिए गए, उसका सम्मान बढ़ा। ठीक है, यहां पर पॉइंट बदलेंगे। अब चौथा पॉइंट, राजा या उसके अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, राजा का पद कैसे आया, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, आर्यों के कबीलों में राजा का पद अस्तित्व में कब व कैसे आया, विवादास्पद प्रश्न है। यानी इस पर विवाद है कि राजा का पद आखिरकार में कैसे आया। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान अपनी अपनी थ्योरी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। ये बताते हैं, प्रोफेसर मुखर्जी और डॉक्टर नारायण चंद बंद्योपाध्याय का मानना है कि बाहरी आक्रमण के कारण राजतंत्र या राजा के पद का सृजन किया गया। यानी बाहर, ये दो विद्वान क्या बोल रहे हैं कि आर्य है ना, जो बाहर से आए थे और फिर यहाँ पर बस गए,
लेकिन बाहर से जो आक्रमण हो रहे थे भारत पर, उसके डर से राजा के पद का सृजन किया गया। और डर नहीं लगेगा कि वो चाहेंगे कि हमारा जो एक प्रमुख नेता हो जो उस आक्रमण को रोके, हमें बार बार बताए कि अपन को क्या करना है। यदि कोई नेता नहीं होता तो फिर स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए आर्य ने सोचा कि विदेशी आक्रमण होते हैं तो उनको रोकने के लिए एक राजा का सृजन किया जाना चाहिए, ताकि सब उसके आदेशों का पालन करे और अपनी जो विजय है उसमें कामयाब हो। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राजा का अत्यधिक सम्मान था। वह अपने राज्य का प्रधान अधिकारी होता था। उसमें राज्य की समस्त शक्तियां निहित थी, यानी राज्य की समस्त शक्तियां किसके हाथों में आ गई? राजा के हाथों में आ गई। और ऋग्वेद काल में उसका सम्मान भी बढ़ा और प्रधान अधिकारी किसे बना दिया गया? राजा को बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।